हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HU 2019 का पेपर, जिसमें पार्ट 2 तक हमने डिस्कशन कर लिया था। एंड आज हम पार्ट 3 डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बिना देर की अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ 2R एंड 3R इन किसके लिए बोला गया है, 2,3 पेंटेन डायोल में पूछा गया है कि जो नंबर 2 कार्बन है एंड नंबर 3 कार्बन पे कौन सा यहाँ पे R कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब हमें बेसिकली यहाँ पे जो RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें यहाँ पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। तो एक एक ऑप्शन को लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं कि कौन सा कार्बन नंबर 2 है एंड कौन सा कार्बन जो है नंबर 3 है। तो यहाँ पे काउंटिंग करें तो ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड ये 3 हो गया एंड ये 4 एंड ये 5। मतलब लेफ्ट टू राइट यहाँ पे जाएंगे, इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज़ है, हम नंबर 2 कार्बन की R या S जो भी कॉन्फ़िगरेशन आती है उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर लेते हैं। तो सबसे पहले जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा, जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगी उसको जो हम प्रायोरिटी पहले देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे OH है एंड यहाँ पे ये ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें हम किसे देंगे, ऑक्सीजन को देंगे सबसे पहले प्रायोरिटी। तो ऑक्सीजन को देंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे OH जो है डैश में प्रेजेंट है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा इस तरीके से वेज में प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे वेज में प्रेजेंट होगा। अब जो है इसकी हम सीक्वेंसिंग करते हैं, ये पहला हो गया, तो ये ग्रुप को हम मान लेंगे दूसरा एंड ये तीसरा एंड ये हाइड्रोजन को हम मान लेंगे चौथा। आज जब यहाँ पे हम जब इसे राउंड करेंगे तो ये किस तरीके से होगा, ये 1 2 3 की ओर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये R आ रहा है क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है, देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है इस तरीके से। अब लेकिन यहाँ पे जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है वो वेज पे प्रेजेंट है, तो R किस में बदल जाएगा, आपने पढ़ा होगा, वो S में बदल जाएगा। मतलब नंबर 2 कार्बन पे ये S में आ गया, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा नहीं। अब हम लेते हैं अपने दूसरे ऑप्शंस को। यहाँ पे देखेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन यहाँ पे नंबर 1 पे हो गया। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरीके से डैश में होगा एंड ये जो हमारा हो गया सेकेंड ग्रुप एंड ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक है। अब जब इसे हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये इस तरीके से रोटेट होगा एंड ये R ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे ये हाइड्रोजन जो है डैश में प्रेजेंट है, इसलिए R ही होगा। चलिए नंबर 2 कार्बन जो R आ गया। अब हम लेते हैं नंबर 3 के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस OH को नंबर 1 देंगे एंड उसके बाद इस ग्रुप को देंगे नंबर 2 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन जो है आपका डैश में प्रेजेंट होगा एंड इस ग्रुप को हम देंगे 4। तो यहाँ से फिर से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये R ही आ जा रहा है एंड यहाँ पे R ही रहने वाला है, बिकॉज हाइड्रोजन जो है डैश में प्रेजेंट है, यानी लोअर प्रायोरिटी ग्रुप जो है यहाँ पे डैश में प्रेजेंट है। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये भी R हो गया, ये भी R हो गया, और यही क्वेश्चन हम दिया हो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर C। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द प्रोडक्ट X इन द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब इसमें X कौन सा प्रोडक्ट होगा इस केस के लिए। तो चलिए इसके हम मैकेनिज्म को करते हैं। तो मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमें यहाँ पे दिया हुआ इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे CF3 C डबल बॉन्ड O एंड उसके बाद ये O एंड ये C डबल बॉन्ड O एंड ये CF3, इतने लिख लेंगे हम इसे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो COOH का जो लोन पेयर है वो इस पर सिंपली अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा एंड ये ग्रुप लीव कर जाएगा। अब जब लीव करेगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ में ये ग्रुप जो है आपका अटैच हो जाने वाला है। तो चलिए हम इसे अटैच करते हैं। तो इसे हम अच्छी तरीके से बना लेते हैं। ये हमारा इस तरीके से जो है बेंजीन रिंग है। ओके, ये कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे दिया हुआ है एंड यहाँ पे OMe एंड यहाँ पे MEO। ओके, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ये C डबल बॉन्ड O, ये O, ये C डबल बॉन्ड O एंड ये CF3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे अटैक करेगा एंड ये ऊपर चला जाएगा एंड ये ग्रुप जो है आपका लीव कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको मेनली कितने मेंबर की रिंग फॉर्म होगी, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी, यानी कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होने वाला है। ये आपका MEO एंड ये आपका MEO एंड इसे हम अच्छी तरीके से लिखें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड ये आपका ये इस तरीके से जाएगा एंड ये आपका डबल बॉन्ड O एंड ये आपका 5 मेंबर का रिंग फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। तो अगर हम ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे C है वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द एरोमेटिक कंपाउंड्स आ रहे हैं, मतलब इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो एरोमेटिक के लिए आपको पता है वो 4n+2 रूल को फॉलो करना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए एंड ऑल द कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, चाहे वो रेजोनेंस करके हो या फिर जो भी हो, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सारे sp2 होने चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ए को देखेंगे तो ये आपको पता है कि ये पिरिडिन है। अब पिरिडिन आपका एरोमेटिक होता है तो इसे आप खुद ही कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक तरीके से जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 पाई इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो 6 पाई को हम क्या लिख सकते हैं 4n+2, यानी n की जगह में अगर हम 1 लिखेंगे तो 4 × 1 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन से हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारा एरोमेटिक है, यानी 1 हमारा एरोमेटिक है। अब हम दूसरे को लेते हैं, तो दूसरे में अगर हम देखेंगे तो ये अगर यहाँ पे देखेंगे ये आपका एक sp3 कार्बन हो गया, मतलब ये एरोमेटिक आपका होगा ही नहीं। मैंने बोला अरे sp2 होने चाहिए। एंड एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात, मैंने एरोमेटिसिटी की बहुत सारे लेक्चर डाले हुए हैं बहुत कम टाइम पे, अगर आप उसे देख लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको एरोमेटिसिटी में कहीं डाउट आने वाली नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि 3 मेंबर का रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है एंड यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यानी ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिस्टम है, इतना ठीक है। एंड अगर यहाँ पे बात करें तो ये कितना 4 × 0 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसे हम लिख सकते हैं, यानी ये 4n+2, यानी n की वैल्यू यहाँ पे 0, मतलब ये भी कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। एंड दूसरी तरीके से हम बात करें तो 3 मेंबर पे पॉजिटिव चार्ज भी आपका एरोमेटिक होता है, जो हमने ट्रिक में सीखा था मेरे वीडियोज़ में। अब हम लेते हैं यानी हम लोग का यहाँ पे 1 और 3 तो हमारा एरोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। अब हम लेते हैं अपने चौथे ऑप्शन को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे अगर हम सारे तो sp2 आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे जो है सारे आपको sp2 दिख रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 यहाँ पे पाई बॉन्ड्स है, यानी यहाँ पे 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 × 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखिए ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका नहीं होने वाला है। एंड यहाँ पे लास्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 मेंबर पे एक नेगेटिव चार्ज है, यानी ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ओके, इसे हम लिख सकते हैं 4 × 1 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो आपको कंपाउंड है ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, बिकॉज ये आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे 1 3 और 5 आपका यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। ओके, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रिएजेंट दैट कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका यहाँ पे एसिड क्लोराइड से आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए NaBH4 इसको तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, NaH करेगा, बट यहाँ पे ये CH2OH में कन्वर्ट कर देगा, एंड LiLH4 भी इसको CH2OH में अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। बट ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है इस केस के लिए। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड्स 1 to 4, यानी सबसे ज़्यादा एरोमेटिक से सबसे ज़्यादा एसिडिटी से सबसे कम एसिडिटी की ओर हमें ये जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले एसिडिटी के लिए आपको क्या करना है, सारे यहाँ से जितने COH ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ से हाइड्रोजन निकाल के सारे पे नेगेटिव इस तरीके से जो आपको इस तरीके से लगा देना है। अब हमने सारे जगह पे नेगेटिव चार्ज लगा दिए। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा डीलोकलाइज्ड होगा उतना ही अच्छा या उतना ही ज़्यादा ये एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सारे ऑप्शंस को, तो यहाँ पे देखिए अगर हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पे जब हम चौथे ऑप्शन को देखेंगे तो ये जो यहाँ पे एल्काइन ग्रुप जो प्रेजेंट है तो ये जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये जो है ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम और अच्छे तरीके से हम जानना चाहें तो ये देखिए ये जो COO- है, ठीक है ना, ये जो COO- जैसे हमने यहाँ पे सारे पे जो है हमने यहाँ पे क्या किया था, सारे में नेगेटिव चार्ज लगाया था। तो यहाँ पे देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज, जैसे मैंने बोला कि ये नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा रेजोनेंस में होगा या उसको जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी वो उतना ही ज़्यादा आपका एसिडिक शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये अल्काइन ग्रुप प्रेजेंट है, ये अल्किन ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि ऑप्शन 3 और 4 में ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम बात करें अल्किन एंड अल्काइन में कौन ज़्यादा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो मैंने बोला ये अल्काइन ग्रुप है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए जो नेगेटिव चार्ज जो होगा यहाँ पे वो ज़्यादा डीलोकलाइज्ड होगा, इसलिए जो कंपाउंड 4 होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा इस केस के लिए। तो यहाँ पे अगर किसी भी ऑप्शन में अगर देखेंगे आप तो 4 के अलावा यहाँ पे कहीं पे नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इस केस के लिए ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कनिजारो विच गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट। कौन सा यहाँ पे कार्बोनिल जो होता है बीटा हाइड्रोक्सी आपको देता है। तो आपने पढ़ा है एक इस केस के लिए कि अगर आप CH3 अगर मान लेते हैं C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से जो आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, आपको अगर याद है तो इस केस में आपको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपको मिलता था, जिस रिएक्शन का नाम आप बोलते थे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन दैट इज नॉट ट्रू फॉर मिक्सिंग 2 आइडियल गैसेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसके लिए आप याद रखेंगे कि किस किस के लिए यहाँ पे मिक्सिंग आपकी 0 होती है। तो याद रखेंगे ये
VH एंड U, इन तीनों की मिक्सिंग जो होती है ऑलवेज 0 होती है। ओके, VHU जो होती है मिक्सिंग 0 होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे U तो मिक्सिंग 0, H मिक्सिंग अभी मैंने बोला 0 होती है, एंड Q मिक्सिंग भी आपकी 0 हो सकती है, बिकॉज अगर ये दोनों 0 होगा तो इक्वेशन में ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डेल्टा S जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि ये एंट्रोपी मिक्सिंग कभी 0 नहीं होती, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन अ 3 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैविंग 2 पॉसिबल स्पिन्स सच दैट द 2 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला आता है, ये आता है आपका n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। आप बोलेंगे इस फॉर्मूला में आपको हमें करना क्या है, तो देखिए इस फॉर्मूला में आपको सिंपली करना यही है कि n यानी जो p ऑर्बिटल आपके इस तरीके से दिए हुए थे, तो p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एंड ये मतलब ये n की वैल्यू हो गई, एंड r की वैल्यू बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन को पुट करना है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन को हमें पुट करना है, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो n की वैल्यू 6 एंड यहाँ पे r की वैल्यू होगी 2। अब देखिए n की वैल्यू 6 फैक्टोरियल हम पुट कर दिए, एंड यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी हो जाएगा ये आपका 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखिए इस केस में नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में आपका हो जाएगा 6 को हम ले सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे आपस में, एंड 2 की फैक्टोरियल 2 ही होती है, तो 2 3 जा 6 एंड 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। हमारा आ जाएगा इस केस में 15 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें पूछा क्या गया है, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि ईच इलेक्ट्रॉन हैविंग 2 पॉसिबल स्पिन्स पूछा गया है। जब आपको यहाँ पे 2 पॉसिबल स्पिन्स के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा तो ये 15 प्लस 15 2 पॉसिबल स्पिन्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 आने वाला है इस केस के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए जो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या हैं, तो सबसे पहले तो हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये C डबल बॉन्ड OH एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये HO, ये H, यहाँ पे 6 कार्बन होंगे, ये 3rd कार्बन हो गया, ये HOH, ओके। एंड इस केस में हो जाएगा आपका यहाँ पे HOH, ये 1 2 3, सॉरी मैं इसे रॉन्ग बना रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके से होगा C डबल बॉन्ड OH एंड यहाँ पे OH, ये इस तरीके से हो जाएगा, एंड यहाँ पे HOH एंड उसके बाद हो जाएगा ये HOH एंड ये आपका हो जाएगा CH2OH होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। अब देखिए आपको इसके लिए करना क्या है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, तो ये आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड ये 3 एंड ये आपका 4 कायरल कार्बन होंगे। एंड आप यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपको क्या देखना है, मैंने नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कैलकुलेट करने की आपको ट्रिक दे रखी है, आप उसे देख लेंगे, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ओके। तो अभी से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों एंड जो आपके अनसिमेट्रिकल है, यानी यहाँ पे 4 कायरल सेंटर है, अनसिमेट्रिकल है, यानी फॉर्मूला आप यूज करेंगे 2 टू द पावर n। अब n की जगह में आप 4 पुट करना है, तो 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू आपके आ जाने हैं 16। तो टोटल नंबर जो स्टीरियोआइसोमर्स होंगे इसके 16 हो जाने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट्स इज। तो यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट्स को अगर आप देखेंगे यहाँ पे सारे में देखिए आप कार्बोकेटायन बना हुआ, ओके। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, अगर सारे ऑप्शंस को, तो देखेंगे यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है ये आपका फिनाइल ग्रुप से यहाँ पे स्टेबलाइज किया जा रहा है, तो ये चौथा ऑप्शन है ये आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये चौथा ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चौथा ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ओके। आप देखेंगे चौथा के बाद आपके यहाँ दोनों पोजिशन पे कौन से हैं, एक में 2 दिया हुआ है, एक जो नेक्स्ट में है उसमें 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1 में यहाँ पे तो आपका मिथाइल कार्बोकेटायन है, लेकिन यहाँ 2 में है आपका एलाइलिक कार्बोकेटायन है। तो ये आपको पता है कि मिथाइल ज़्यादा ये स्टेबल होता है आपका एलाइलिक कार्बोकेटायन, इसीलिए 4 के बाद तो आपको 2 आने वाला है। तो इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या आपके फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरमीडिएट होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे आपको HNO2 दिया हुआ है। तो चलिए इसे हम क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, इससे अगर आप HNO2 अगर देते हैं तो ये आपका क्या फॉर्म करता है, ये आपका कुछ इस तरीके का आपका कंपाउंड यहाँ पे N2 पॉजिटिव एंड आपका यहाँ पे COOH
H का आपका फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है इसके लिए। तो चलिए ये जो आपने इसे नोट कर लिया होगा तो इसे हम अगले स्टेप में लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम इसे हम फॉर्म करेंगे तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके का यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, कुछ इस तरीके का। एंड ये आपका N2 पॉजिटिव हो गया एंड ये आपका C डबल बॉन्ड O एंड ये OH। तो H को हम यहाँ पे हटा भी सकते हैं एंड ये लोन पेयर यहाँ पे चला आएगा एंड ये यहाँ पे चला जाएगा एंड ये ग्रुप यहाँ पे इस तरीके से स्लिप कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट आपका इस तरीके से फॉर्म हो जाता है, जिसे आप बोलते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? बेंजाइन इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो बेंजाइन है, ओके, ये जो आपका बेंजाइन इस तरीके से फॉर्म हो जाता है इस केस के लिए, ये जो आपका बेंजाइन फॉर्म हो जाता है ये आपका इससे जो है रिएक्शन करके डील्स एडर रिएक्शन करके जो आपका यहाँ पे जो है फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके का प्रोडक्ट। ओके, ये जो आपको प्रोडक्ट दिया इस तरीके प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका यहाँ पे बेंजाइन इंटरमीडिएट से ही आपका जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बायर टेस्ट इज यूज टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स बिकॉज द रिएजेंट्स रिएक्ट्स विथ। जो आपका बायर टेस्ट में होता है, जो रिएजेंट जो होता है रिएक्ट करता है वो प्रोटीन मेन चेन ऑफ NH ग्रुप से आपका यहाँ पे रिएक्शन करता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एडवांस डिग्रेडेशन इज जनरली यूज्ड फॉर। देखिए जो एडवांस टेस्ट जो होता है, ठीक है ना, उसका जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है आपका PHN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये आपका यूज़ होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, आप यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स होती है, ठीक है, जो आपकी एमिनो एसिड्स होती है उनके सीक्वेंस के बारे में पता चलता है कि वो कौन से सीक्वेंस के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ द एमिनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन्स के बारे में यहाँ पे बात करता है ये। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ, द pKa वैल्यूज ऑफ HOCl, HClO2 एंड HClO3 फॉलोइंग ऑर्डर। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि जो pKa जो वैल्यू होती है, जितनी कम pKa वैल्यू होगी कंपाउंड उतना ही ज़्यादा आपका एसिडिक होता है। जितनी कम pKa वैल्यू होगी वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा आपका एसिडिक होता है, यानी जितनी ज़्यादा pKa वैल्यू होगी वो कंपाउंड उतना ही कम एसिडिक होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एसिडिटी ऑर्डर कैलकुलेट कर ले तो जस्ट उसके अपोज कर लेंगे तो वो आपकी pKa की अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम सबसे पहले यहाँ पर अगर एसिडिटी ऑर्डर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे देखिए एसिडिटी के लिए मैंने आपको बताया था, या फिर अगर आपने मेरी लास्ट के सॉल्यूशंस देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने बोला था कि सबसे पहले आप इन जो HOCl टाइप के जो एसिड्स होते हैं उस पर आपको सबसे पहले ऑक्सीजन स्टेट आपको जो है कैलकुलेट कर लेना होता है। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन स्टेट तो आपकी आने वाली यहाँ पे +5 एंड यहाँ पे +3 एंड यहाँ पे आपकी आने वाली है, यहाँ पे आने वाली आपकी 0 ऑक्सीजन स्टेट आने वाली है। एंड इंक्रीजिंग जो ऑक्सीजन स्टेट होती है उसी तरीके से यहाँ पे एसिडिटी जो होती है आपकी इंक्रीज होती है, यानी कि जो आपकी HClO3 की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, देन HClO2 एंड आपका HOCl की एसिडिटी ज़्यादा होनी। मतलब यहाँ पे एसिडिटी आपका यहाँ पे इस ऑर्डर में है। तो मैंने अभी जस्ट बोला कि pKa वैल्यू जिसकी कम होगी वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। मतलब ये जो HClO3 है उसकी pKa वैल्यू सबसे कम है, यानी HOCl की pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा, यानी वो सबसे कम एसिडिक है। तो यहाँ पे अगर हम इसे pKa के ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो आपका अरेंज आने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए HOCl, HClO2 एंड HClO3 आपका इस अरेंज में ऑर्डर आने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द रिएजेंट यूज्ड इन द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आर। ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट में जो आप यूज़ करते हैं रिएजेंट, तो उसमें कौन सा रिएजेंट होता है। तो आपको पता है ब्राउन रिंग में जो आपका जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, FeH2O5NO होल इस तरीके से ब्रैकेट एंड SO4, ये आपका ब्राउन रिंग में जो आपका कंपाउंड फॉर्म होता है। एंड इसमें जो आप यूज़ करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए वो यूज़ करते हैं कॉन्ग H2SO4 एंड फेरस सल्फेट, आप इस जगह पे यूज़ करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अमोंग द फॉलोइंग द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट फॉर सॉलिड BeCl2। तो सॉलिड BeCl2 क्या होता है, इसे आप लिखते हैं Be एंड ये आपका Cl, ये आपका इस तरीके से Cl एंड ये इस तरीके से Be एंड इस तरीके से आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है। तो इट फॉर्म्स इनफाइनाइट चेन विथ टेट्राहाइड्रल बेरिलियम। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, क्योंकि ये टेट्राहाइड्रल अगर ज्योमेट्री अगर इसकी आप देखें तो ये टेट्राहाइड्रल होता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट फॉर्म्स इनफाइनाइट चेन्स विथ प्लेनर बिलियम। अगर जब हमने टेट्राहाइड्रल बोली था तो प्लेनर तो हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन बी तो यहाँ पे आपके रॉन्ग हो जा रहा है। एंड नेक्स्ट क्या है, द BeCl डिस्टेंस इज लॉन्गर देन दैट फाउंड इन द लीनियर BeCl2। यानी जो लीनियर BeCl2 जो वेपर में जो प्रेजेंट होता है
उससे जो है नॉर्मल BeCl2 जो होता है आपके यहाँ पे लॉन्गर होती है। जैसे आपने जो यहाँ पे जो फॉर्म किया, इस तरीके से जो आपने फॉर्म किया, इस तरीके से ये क्लोरीन हो गया एंड ये इस तरीके से, एंड ये क्लोरीन ये इस तरीके से, ठीक है, ये क्लोरीन एंड ये क्लोरीन, तो ये आपका हो गया वेपर BeCl2। तो इसकी जो लेंथ होती है छोटी होती है, ठीक है, यानी BeCl2 जो होती है नॉर्मल जो प्रेजेंट होती है वो ज़्यादा लॉन्गर होती है इसके रेस्पेक्ट में। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 तो यहाँ पे करेक्ट है, तो यह इसीलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस केस के लिए ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अमोंग 18 ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल द ओनली ग्रुप दैट कंटेन्स एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट दैट आर गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। कौन यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में प्रेजेंट होते हैं? तो यहाँ पे बता दो, आपने देखा होगा ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में ब्रोमीन जो होते हैं आपके वाटर में, ब्रोमीन वाटर भी प्रेजेंट होता है एंड क्लोरीन गैस भी प्रेजेंट होता है एंड इसी तरीके से आपका सॉलिड भी प्रेजेंट होता है इसी ग्रुप के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, एलिमेंटल फ्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, जो एलिमेंटल फ्लोरीन होता है F2 होता है, ये कैसे फॉर्म होता है? जब आप देखिए, जब पोटेशियम फ्लोराइड होता है, ठीक है, जब पोटेशियम फ्लोराइड को जब आप HF के साथ में जब आप ट्रीट करते हैं, जब आप पोटेशियम फ्लोराइड को जब HF के साथ ट्रीट करते हैं तो आपकी एलिमेंटल F2 यहाँ पे रिलीज होती है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड होने वाली है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द CFAC ऑफ टेट्राहाइड्रल जो है उसकी दी हुई है 8000 सेंटीमीटर इनवर्स एंड द CFAC ऑफ ऑक्टाहाइड्रल विल भी कितना होगा? तो देखिए आपको पता है डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 इंटू डेल्टा ओ, यानी जो CFAC होती है टेट्राहाइड्रल की वो 4/9 इंटू डेल्टा ओ के बराबर होती है। तो डेल्टा ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 9/4 इंटू डेल्टा टी, इतनी हो जाएगी। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या मैंने बोला, डेल्टा ओ इज इक्वल टू 9/4 इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी की वैल्यू मैंने क्या बताई, 9/4 इंटू डेल्टा टी की अभी हमें यहाँ पे दिया हुआ है 8000 दिया हुआ है एंड यहाँ पे देखिए ये 4 2 8 यानी 2000 हो जाएगा एंड 2000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18000 होने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 18000। तो ऑक्टाहाइड्रल केस के लिए क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है इस केस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ओके। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स COF6O3 माइनस। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो फ्लोरीन -1 देगा, यानी x - 6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका +3, यानी कोबाल्ट जो है आपका यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है एंड कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यानी हो गया आपका ये D6 एंड फ्लोरीन जो है एक वीक फील्ड लिगेंड है और ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसे आप किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे आप, ओके। एंड जब आप इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे तो देखिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ये 1 2 3 एंड ये 4, ये 5 एंड 6। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 2 एंड ये 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो कैसे लगी सॉल्यूशन, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरह के सॉल्यूशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।